फ्रेंड्स, मैं हूं जागृति और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक, न्यूक्लियस। इससे पहले मैंने और भी ढेर सारी जो है वीडियोस बनाई हैं जो कि सेल से ही रिलेटेड है। एक सीरीज़ है ये क्लास 9th की बायोलॉजी की, चैप्टर 1 जो सेल है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें 5 to 6 वीडियोस अब तक जो है बन चुके हैं और आगे भी ये सीरीज़ जो है ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप उस वीडियोस को पहले देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि ये एक सीरीज़ फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया, तो अगर आप इसको 1 बाय 1 देखेंगे तो ज़्यादा आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो के एंड में कार्ड के फॉर्म में आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो है न्यूक्लियस। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है बट एट दिस लेवल सो सिंपल एंड सो ईजी वे में मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी आपके साथ। और आप कोशिश करें इसको जितना हो सके उतना ही सिंपल तरीके से या आसान तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितना भी आप आगे हायर स्टडीज़ में जाते जाएंगे तो ये जो टॉपिक है ये मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये ब्रॉड टॉपिक है। जितना सेल जो है ब्रॉड है उससे कई गुना ज़्यादा जो है न्यूक्लियस, क्योंकि ये हेड है। जस्ट लाइक हमारी बॉडी, जो ब्रेन है हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसी तरह से ये न्यूक्लियस है, ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम एक एक करके इसके सारे जो है ऑकरेंस, नेचर, कंपोनेंट्स, इसके फंक्शन, सब कुछ जो है वो देखेंगे। आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने सेल, उसकी डिस्कवरी, थ्योरी, ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर सेल में क्या होता है, उसकी शेप, साइज, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर है। उसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारी सेपरेट वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में चेकआउट करेंगे आप तो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर आपको। और चलते हैं फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले ऑकरेंस, जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे पाया जाता है, सेल के कौन से पार्ट में ये देखने को मिलता है। तो ये सेंट्रल कंपोनेंट है सेल का। सेंट्रल मीन्स एकदम बीचों बीच। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम सेंटर में ही होगा, बीचों बीच ही होगा, क्योंकि प्लांट सेल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में थोड़ा सा चला जाता है, सेल के थोड़ी सी बॉर्डर के साइड में चला जाता है। क्योंकि जब ये बताऊंगी डिफरेंस जो है वो एनिमल और प्लांट सेल के बीच में, तो उस प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मीन्स खाली ऐसा स्पेस जो बहुत ही बड़े बड़े साइज में होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट सेल के केस में होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सेंटर में वो ज़्यादा बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट ज़्यादा मोस्टली सारे केसेस में देखा गया कि सेंट्रल कंपोनेंट है ये बीच में पाया जाता है। एक मतलब हार्ड सा मटेरियल इसको कह सकते हैं जो सेल के सेंट्रल पोजीशन पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर कैसा होता है, ये कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। पोजीशन तो इसकी पता चल गई, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कैसा स्ट्रक्चर क्या है और कैसा ये होता है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं, लार्ज है, थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये दिख जाता है आसानी से नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए और जो है हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमको ज़्यादा अच्छे से ये देखने को मिलेगा। सिंपल जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उससे हमको थोड़ी सी नहीं देखने को अक्सर मिलता है। ज़्यादातर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसको भी हाई मैग्नीफिकेशन पर देखेंगे तब आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ही माइन्यूट देखने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे जाएंगे तब आपको ये वहाँ पर अच्छे से देखने को मिल जाएगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि जनरली जो होता है ये सर्कुलर होता है, स्फेरिकल है मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं कि ये फ्लैट नहीं होता है, ये पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जैसा हम उसको कह सकते हैं। बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, अब 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर होता है। अभी जब इसका डायग्राम मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर में तो आपको क्लियर होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कैसे बाउंडेड होता है, क्या होता है। बट यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए मैं एक रफली जो है वो बना देती हूँ कि सपोज ये एक सेल है,
और यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये कुछ इस टाइप का, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी कुछ इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस जो होती है ये स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है मीन्स एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट द होल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, बीच में स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये जो मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बीच बीच में टूटी हुई होती है। टूटी का सेंस मतलब ये है कि बीच बीच में कुछ ऐसे जगह होती है इस तरह से, ये जो खाली स्पेस छोड़ी हुई थी मैंने, ये कुछ स्पेसेस होती हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर से क्या सेंस है? पोर का मतलब होता है छेद, ठीक है। पोर का मतलब आप आसानी से समझते हैं, छेद को हम कह सकते हैं कि कोई भी एक मेम्ब्रेन हो या कोई भी एक सर्कुलर जो है या कोई भी तरह का जो सरफेस है उस पर कोई भी छेद हो किसी भी टाइप का, जिससे कि एक साइड से दूसरे साइड जो है वो ट्रांसफर हो सके मटेरियल्स का, उसको हम पोर कह सकते हैं सिंपली। तो ये न्यूक्लियोपोर है क्योंकि ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में है, इसलिए न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर हम इसको बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोपोर जो है इसका काम क्या है ये हम फंक्शन में बताएंगे। बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर है, ये डबल जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब मैंने सेल बताया था आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो कि सेल क्या है। उसके स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है उस टॉपिक में, कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, मीन्स कि दोनों आपस में मिला करके एक ऐसा सिस्टम फॉर्म करते हैं कि जिससे जो है वो हेल्प होती है सेल की थोड़ी सी एंडोस्केलेटन बनाने में। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप का था, क्या था, बेसिक एक वहाँ पर आइडिया आपको मिल जाएगा। और आगे मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाली हूँ। अभी भी ये न्यूक्लियस चल रहा है, फिर इसके बाद एक के बाद एक करके सेल ऑर्गेनल्स की वीडियोस आएंगी, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, प्लास्टिड्स होते हैं, जो भी सिलेबस में है क्लास 9th के, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारा एक एक करके जो है एक एक वीडियो में कवर होगा। बट यहाँ पर सिंपली आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है और ये दोनों मिल करके जो है एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से थोड़ी सी ब्रोकेज हो गई और यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ और रफ जो है वो जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं यहाँ पर। जनरली जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियस का कंपोनेंट, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टर्म्स के हिसाब से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियोपोर क्या है, न्यूक्लियर पोर क्या है, या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमैटिन क्या है। तो ये दोनों टॉपिक तो आपको क्लियर हो गए होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म आपने सुना होगा, फिर मैं कहूँगी लास्ट वीडियो में आप देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। साइटोप्लाज्म के जैसा ही यहाँ पर भी जो है सेल में जो फ्लूइड मटेरियल होता है, जो बेस है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बट न्यूक्लियस के अंदर जो ग्राउंड मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड मटेरियल है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के बारे में अगर हम कहें तो जो मेन फंक्शनल पार्ट है न्यूक्लियस, इसके अंदर भी दो ऐसे फंक्शनल पार्ट होते हैं जो ये न्यूक्लियस और क्रोमैटिन है। यही पूरे जो कहें गेम चेंजिंग का काम जो है ये दोनों करते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो फिर हम एक एक करके इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमैटिन क्या है, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पहले बना करके देख लें, पोजीशन कहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस टाइप का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड डबल मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्रोमैटिन है और इसका जो कनेक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें हमको ये देखने को मिलेगा, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है।
दो मेम्ब्रेन है और इसके बीच में जो है स्पेस होती है, स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जो होती है उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या सिंपली स्पेस कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर, फिर से वही बात, सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर और फिर उस राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर फिर एक और राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। जस्ट लाइक न्यूक्लियस के जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, डिफरेंस बताऊंगी दोनों में, अभी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेजर साइट है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या नाम है इसका, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है। जो राइबोसोम्स बनते हैं सेल के स्ट्रक्चर में, जो राइबोसोम्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर अगेन मैं कहूँगी आप उस वीडियो को देखें, उसमें राइबोसोम को मैंने थोड़ा सा बताया है। राइबोसोम अभी आगे और डिस्कस होगा आगे की वीडियोज़ में। तो ये राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 70 ईयर्स 80 ईयर्स, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे बनते हैं, क्या है, क्या उनका रोल है। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका मेजर रोल होता है। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में, जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियोलस जो है वो अपना रोल प्ले करता है, तो इसलिए ये मेजर जो है पार्ट है न्यूक्लियस का, इसलिए इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है जो मैंने बताया अभी जो इसके पहले वाला जो बोर्ड था उस पर, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस तो क्लियर हो गया, क्रोमैटिन यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो डिटेल में है। आपको ऐसे यहाँ पर मेस टाइप का कुछ दिख रहा होगा, जिगजैग लाइन्स दिख रही होंगी, ये लाइन्स जो है वो क्रोमैटिन उन्हीं को कहते हैं या क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ये क्या है, ये जिगजैग लाइन्स जो है वो क्रोमैटिन थ्रेड है। इनका मेन रोल क्या है, इनका मेन रोल जो है वो डीएनए को कैरी करना होता है। डीएनए इसमें होता है, अल्टीमेटली जीन जो है वो यही होते हैं और ये इनका काम है जनरेशन टू जनरेशन जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। मीन्स जो इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल में होती है, जो भी उनका जो कैरेक्टर होता है वो डॉटर सेल में या डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफ़र करने का काम जो है ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन्स के ही ऊपर होता है। इन्हीं के अंदर डिवीज़न है और भी सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो करके और फिर जो है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो जस्ट लाइक ब्रेन है बॉडी का, सेल बॉडी का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस ही है, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोलस जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है वो हेल्प करता है, और दूसरा जो है क्रोमैटिन ये जीन या फिर कहें डीएनए को कैरी करता है और जनरेशन टू जनरेशन जो है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और फिर आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे होंगे कुछ ग्रीनिश कलर के, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ब्राउन सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें कि क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें धसे हुए होते हैं, उसमें पड़े हुए होते हैं। तो उसी ब्राउन सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस तो हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे डिस्कस होगा, न्यूक्लियोपोर आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि न्यूक्लियोपोर का यहाँ पे क्या रोल है। न्यूक्लियोपोर का रोल ये है कि जो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल में, ये पूरा सेल के अंदर ही तो होगा न्यूक्लियस, जो बाहर साइटोप्लाज्म है और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ये है कि ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कोई स्पेशल मटेरियल नहीं होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या कोई स्पेशल मटेरियल साइटोप्लाज्म अलग नहीं होता है, इनमें जो है एक्सचेंज चलता रहता है। उसी एक्सचेंज के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोपोर जो होता है प्रेजेंट होता है, ताकि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता रहे और प्लस जो उनकी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए और साइटोप्लाज्म जो है वो लो कंसंट्रेशन का रह जाए। साइटोप्लाज्म जो है
वो ज़्यादा कंसंट्रेशन का, हाई कंसंट्रेशन का हो जाए और वाइस वर्सा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो लो कंसंट्रेशन का ना रह जाए। तो ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। एक वीडियो में कवर करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो थोड़ा लेक्चर है वो बहुत लेंदी हो जाता है। पर जो है नेक्स्ट वीडियो में या आगे जो वीडियोस हैं उसमें इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कंटिन्यूएशन जो है वो मेंटेन रहता है, जहाँ पे लास्ट वीडियो लीव हुआ रहता है उसी के जस्ट आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ये वीडियो छूट गया और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो पता नहीं कौन सा टॉपिक से आएगा। तो टॉपिक जो है वो मेंटेनेंस बनी हुई है और एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो प्लीज़ आप इसको कोशिश करें कि आप सीरीज़ में ही देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और प्लेलिस्ट तो मिल जाएगी आपको वीडियो के एंड में, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है ये एक या एक से ज़्यादा एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है। जो मैंने दिखाया अभी पिछले उसमें बोर्ड पे, जो न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर था, राउंडेड स्ट्रक्चर, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है एक न्यूक्लियस में। रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन में ये ज़्यादा जो होता है रिच होता है। रिच का मतलब ये कि धनी जिसको कहते हैं हम जनरली लैंग्वेज में रखते हैं, रिच का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोलस में ज़्यादा जो है अमाउंट में आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आरएनए एंड डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, आगे और डिटेल में पता चलेगा। बस अभी जानिए कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो दो होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीएनए जो है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये आरएनए और प्रोटीन्स में ये रिच होता है, न्यूक्लियोलस में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, जैसे कभी बताया कि ये राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन एंड आरएनए दोनों है, इसलिए राइबोसोम की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो इसलिए इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है, इसका स्ट्रक्चर तो बताया, जो जिगजैग लाइंस जो बनाई थी वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो इसका होता है। इंटरवीन मासेस ऑफ क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड प्रोटीन। अब इंटरवीन का मतलब क्या है, मतलब आपस में उलझे हुए जो मास है क्रोमोसोम का वो उससे ये बना होता है क्रोमैटिन थ्रेड। अब क्या है क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या है और जेनेटिक मटेरियल क्या बता दिया गया, ये अजीब सा वर्ड आ गया, डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन, प्रोटीन। प्रोटीन तो अभी हम छोटे क्लास में थे तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ते थे, ये हिस्टोन कहाँ से आ गया, प्रोटीन। तो प्रोटीन ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें कुछ अलग बेसिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन और न्यूट्रल प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक प्रोटीन होता है, मीन्स इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर का है और एसिडिक नेचर के साथ मिल करके प्लस डीएनए जो बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इससे मिल करके ये तीनों जो है फॉर्म करते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अभी बताऊं मैं आपको अगर, तो जो डीएनए है वो बहुत ही लंबा होता है। अगर एक सेल का एक डीएनए निकाल लिया जाए, मीन्स कि अगर एक क्रोमैटिन थ्रेड निकाला जाए तो क्या होगा, वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो एक सेल के अंदर जो है वो फिट नहीं हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा थिन भले होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। तो उसको गॉड जो गिफ्टेड है, ऐसा स्ट्रक्चर गॉड ने बनाया है कि उसको ऐसा सेटिंग की हुई है कि प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया और उसके ऊपर जो है वो, जैसा हम घर पे ऊन लपेटते हैं ना, वैसे वो जो है डीएनए जो है वो उसके ऊपर बाइंडेड होता है, पूरा का पूरा लपेटा हुआ होता है। उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम से जो है वो मिक्स होकर के, या कहें तो ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल करके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में ये क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, बट अगर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा, एक से दो सेल जब बनेंगे तब क्या होगा, तब तो क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो इतना पतला है और इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको डिवीज़न में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो होता ये है कि जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो
फिर से जो है वो सिकुड़ करके, जिसको हम कहें कि वो छोटा हो जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। और क्रोमोसोम के फॉर्म में आने के बाद जो है वो आगे डिवीज़न, सेल डिवीज़न में वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है। जीन क्या है यहाँ पर? जीन जो है ये डिस्टिंक्ट सेगमेंट है डीएनए का। मीन्स कि कुछ जैसे सेगमेंट फॉर्म में, यानी एक जो है लैडर, सीढ़ी के फॉर्म में जो है वो डीएनए होता है। उस डीएनए के कुछ पार्ट को अगर हम देखें तो कुछ जीन जो है हम उसको कह सकते हैं कि ये एक जीन है, ये एक जीन है, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। कुछ जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं वो स्पेशल पार्ट कुछ अलग रोल प्ले कर रहा है, कुछ पार्ट अलग रोल प्ले कर रहा है, तो हम कहते हैं ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, मतलब ग्रुप है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, कुछ जो सेगमेंट्स हैं डीएनए के वही जीन होते हैं। पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो जीन नहीं होता है, क्योंकि कुछ खाली स्पेसेस भी होंगे, कुछ अनवांटेड स्पेसेस भी होंगे, तो हम पूरे को जीन नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख दिया डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। तो ये इतना क्लियर हुआ। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो कोई भी मेम्ब्रेन ऐसा बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके आउटर साइड पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हुआ। सेकेंड जो है वो है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फिर से मैं कहूँगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वीडियो को आप देखें, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से जो है डिटेल डायग्राम से समझाया गया है। ट्रू न्यूक्लियस क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस क्या है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ न्यूक्लियस को हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल को डेडिकेटेड कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और न्यूक्लियोलस जो है वो हर न्यूक्लियस में पाया जाएगा। जहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और थर्ड डिफरेंस जो है वो सबसे सिंपल है, सबको ही जानता है कि अभी बताया ब्रेन है ये सेल का, तो ये जो है सारे वर्किंग और फंक्शन जो है वो सेल के न्यूक्लियस प्ले करेगा। और न्यूक्लियोलस जो है वो अल्टीमेटली फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, मीन्स सिर्फ राइबोसोमल सब यूनिट या प्रोटीन सिंथेसिस में ही ये हेल्प करने वाला है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस जो है वो पूरी की पूरी सेल के जो फंक्शनिंग है उसमें वो हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो हमारी बॉडी में कोई एक ऑर्गन को अगर हम ले लें, तो एक ऑर्गन सपोज लीवर है, तो वो सिर्फ डाइजेशन से जो रिलेटेड या अपना खुद का वो काम करेगा, पूरी बॉडी का वर्क नहीं करेगा, वो किडनी का वर्क नहीं करने वाला है, या वो लंग्स का वर्क या हार्ट का वर्क नहीं करने वाला, सिर्फ वो अपना काम करेगा। सब सेम जो है कंडीशन यहाँ पे भी है। न्यूक्लियोलस जो है वो सिर्फ अपना काम करेगा, वो सिर्फ राइबोसोम के फॉर्मेशन में ही हेल्प करने वाला है। बट न्यूक्लियस जो है वो जस्ट लाइक हमारा ब्रेन है, वो पूरी बॉडी के जो जितने भी फंक्शनिंग है, जितनी भी वर्किंग है, उसको स्मूदन करने का काम करता है। आसानी से सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए, वो काम न्यूक्लियस करता है। तो 3 मेन डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। वो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट होगा। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, बट जो न्यूक्लियोलस है वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसे स्ट्रक्चर से सराउंडेड नहीं होता है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस जो है वो वर्किंग जो है उसकी वो पूरे सेल को फंक्शन जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग हो सके पूरे सेल की, उसमें ये प्ले करता है अपना रोल। और न्यूक्लियोलस सिर्फ राइबोसोम की फॉर्मेशन में या उसके जो भी उसकी हेल्प हो उसके फॉर्मेशन में वो परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे होगा क्या, आपको पता है आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन पहुँचेगी अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हाँ, प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें आप जो है प्लेलिस्ट को, क्योंकि इससे आपका जो है बेसिक जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।